नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कहानी से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहानी भाग 4। अब प्रश्न संख्या 1 है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। कहने का आशय यह है कि इंदुमती कहानी को किसने लिखा है। विकल्प ये बता रहे हैं मास्टर भगवान दास, विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो इंदुमती कहानी है इसके लेखक हैं विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी। दिमाग में कैसे बैठाएं, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इंदुमती क्या है। बोले सर किशोरी है, इंदुमती किशोरी है। यानी कि इंदुमती कहानी को किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। कब लिखा? वर्ष 1900 में लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पहली कहानी माना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं मास्टर भगवान दास का। तो मास्टर भगवान दास ने भी प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी है, वर्ष 1902 में लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, 1903 ईस्वी में लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। कहने का आशय है कि जो दुलाई बाई है किस विधा की रचना है। तो निश्चित रूप से आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए कहानी विधा है। किसने लिखा है? बंग महिला ने लिखा है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। कब लिखा? 1907 में लिखा। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, तो ट्रिक आप इसका बना लीजिएगा कि दुलाई बाई को क्या करो, बोले साथ साथ रखो। कौन रखती है? बोले बंग महिला। तो बंग महिला क्या करती हैं? दुलाई वाली को क्या करती हैं? साथ साथ रखती हैं। इन्हीं को 1907 में लिखा गया है। किसने लिखा है? बंग महिला ने लिखा है। क्या है? कहानी है। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए कहानी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानी रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है ना। कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानी लिखे हैं और अपनी अमिट छाप बनाए हैं। कौन है? बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी है चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। जिन्होंने 3 कहानी लिखा, कौन कौन सी कहानी लिखा, इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, है ना। उसने पहला जो है क्या है कि सुखमय, क्या है? सुखमय जीवन काटा उसने। सुखमय जीवन काटा उसने। ट्रिक बनाइएगा कि सुखमय जीवन काटा उसने। अब सुखमय से हो जाएगा सुखमय जीवन। सुखमय जीवन की बात करते हैं तो 1911 में। देखिए जब एक एक लोग रहेंगे ना, यानी कि एक हम एक हमारे एक, तो सुखमय जीवन होगा, यानी कि 1911 में सुखमय जीवन। काटा की बात करते हैं तो बुद्धू का काटा। अब बुद्धू का काटा की बात करते हैं तो 1914 में, है ना। और उसने सुखमय जीवन काटा उसने हो गया क्या? उसने की बात करेंगे चंद्र शर्मा गुलेरी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था 15 बार, उसने कहा था 15 बार। 15 बार का मतलब हो गया 1915 में गुलेरी जी द्वारा लिखी गई कहानी है। तो बिल्कुल आपने सही समझा, विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। 3 कहानी है, क्या है कि, है ना। तो आपने देखा कि सुखमय काटा उसने, सुखमय जीवन काटा उसने। सुखमय जीवन, काटा से बुद्धू का काटा, उसने से हो गया उसने कहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से आप प्रश्न संख्या 4 है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी सोजे वतन, है ना, 1907 में लिखी गई थी और 1908 में इस रचना को बिल्कुल अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी सोजे वतन इज राइट आंसर, है ना। इस रचना पर सिडिशन का आरोप लगा दिया गया और सिडिशन का आरोप लगा करके इस रचना को जब्त कर लिया गया था। आगे प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं, है ना। इनमें कौन सी कहानी है जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद ने लिखा है ना। आप देखेंगे ठाकुर का कुआं भी लिखा है, छोटा जादूगर भी लिखा है। लेकिन मिस पद्मा की बात करते हैं तो छोटा जादूगर
की बात करते हैं। छोटा जादूगर जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है, मिस पद्मा लिखा है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 5 को एक बार फिर से देखिए। बड़े घर की बेटी लिखा, ठाकुर कुंवर लिखा, मिस पद्मा लिखा, लेकिन छोटा जादूगर इन्होंने नहीं लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी छोटा जादूगर इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है कि सफ़ेद कौवा कहानी किसके लेखक कौन है। सफ़ेद कौवा की बात करें, है ना, तो पहले लोग कहते थे बकुला भगत, बकुला भगत। अब अगर कौवा सफ़ेद हो जाता है बकुला की तरह तो भगत हो जाता है, तो भगत फार मंजुल भगत। सफ़ेद कौवा मंजुल भगत, सफ़ेद कौवा मंजुल भगत, ध्यान में बैठा लीजिएगा और इसको सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ये मंजुल भगत इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, उसको आपको सही करना है कि कौन सी प्रवृत्ति जो है प्रगतिवाद की नहीं है। विकल्प ए की बात करते हैं तो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है कि धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, है ना। दूसरी विकल्प बी है कि सामाजिकता का आग्रह है। विकल्प 3 है कि शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना। तो देख पा रहे हैं बी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन विकल्प ए की बात करें कि धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये जो है प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 8 कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी संग्रह है, यानी कि इनमें से कौन सा जो कहानी संग्रह है जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, परिंदे निर्मल होते हैं। निर्मल कौन? बोले सर परिंदे। कब लिखा गया? 1960 में। इसे ध्यान में रखिएगा कि 60 परिंदे क्या हैं? निर्मल हैं। 60 माने 1960 में लिखा गया, परिंदे माने परिंदे कहानी है, निर्मल माने निर्मल वर्मा जी ने इसको लिखा है, ध्यान में रखिएगा। 60 परिंदे निर्मल होते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे और इस प्रश्न को आप सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 कि शेखर जोशी की रचना है। कहने का आशय है कि शेखर जोशी की रचना कौन से इसमें है ना। तो बिल्कुल शेखर जोशी कोसी, शेखर जोशी कोसी, शेखर जोशी कोसी, है ना। तो शेखर जोशी की जो रचना है वो कोसी का घटवार है। और कब लिखा? 1958 में इसे लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जोशी कोसी, है ना, 1958 में लिखा गया है। और प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी कोसी का घटवार इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 10 है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है ना। संख्या 10 दामुल का कैदी, और दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो दामुल में कैदी होता है ना, दामुल में कैदी हो गया कैसे? बोले प्रेम से, दामुल प्रेम से, दामुल प्रेम में, है ना। देखे होंगे तमाम लोग ऐसे होते हैं ना जो प्रेम में पढ़ करके क्या बन जाते हैं? दामुल का कैदी बन जाते हैं। तो प्रेम में पढ़ करके दामुल का कैदी बन गया। प्रेम फार प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और दामुल की कैदी इनकी द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 11 कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है ना। इनमें कौन सा कहानी संग्रह है जो को जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह है, उसको आपको सही करना है। तो बिल्कुल जो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह आया था वो आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी 1929 में आया था। और क्या था? दोनों को फांसी दिमाग में रखिएगा। कौन संग्रह था? फांसी, वातायन, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी 1929 में, है ना, जैन जी का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, यानी कि पाल गुमरा का जो स्कूटर है इस कहानी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल पाल गुमरा के स्कूटर की बात करते हैं, उदय प्रकाश का है। और जो पाल गुमरा का स्कूटर था, है ना, इसकी बात अगर की जाए तो बिल्कुल 1997 मॉडल था, 1997 में लिखा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा कि पाल गुमरा का स्कूटर किसने? उदय प्रकाश का। कब? 1997, इसे ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को सही करिएगा। इनकी एक कहानी और है दरियाई घोड़ा, है ना, तिरी से है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इस तरह से एक कहानी इनकी और देखने को मिलती है, पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है। तो उदय प्रकाश का पाल गुमरा का स्कूटर, मॉडल 1997, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक, अभी हम लोग देख रहे थे, पहले ही चर्चा हुआ कि कौन कहानीकार हैं जिन्होंने 3 कहानी लिख करके क्या किया, है ना, हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो बुद्धू का कांटा दिमाग में रखिएगा, है ना। क्या? सुखमय जीवन काटा उसने, सुखमय जीवन काटा उसमें। सुखमय जीवन की बात करते हैं तो सुखमय जीवन 1911 में, काटा बुद्धू का काटा 1914 में, उसने कहा, बिल्कुल कहा था 1915 में। तो बुद्धू का काटा चंद्र शर्मा गुलेरी, कब लिखा गया? 1914 में, इसे ध्यान में रखिएगा।
और प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी चंदा शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 14 है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, फिर वो प्रश्न रिपीट हो गया है, तो बिल्कुल विकल्प ए सोजे वतन इज राइट आंसर। 1907-8 में है ना इसकी रचना हुई है और इसको अंग्रेज सरकार द्वारा सेडिशन का आरोप लगा करके इस रचना को जब्त कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधेय की रचना है। तो अभी आपने देखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी 11 वर्ष का समय 1903 में लिखा है। क्या है कहानी है, तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए इज राइट आंसर। तो बड़े आसान से प्रश्न है ना, आपको इन सभी प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 16 है कि राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है। तो राजा निर्वसिया बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कमलेश्वर। राजा निर्वसिया कमलेश्वर। कमलेश्वर राजा क्या है, निर्वसिया है। कब लिखा गया, 1957 में। विधा कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि प्रेरणा कहानी है ना रचित है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है, यानी कि प्रेरणा कहानी को किसने लिखा है, किसने इसकी रचना की है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। भैया प्रेरणा देखिए किससे मिलती है ना, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं ना उसी से आप प्रेरणा लेते हैं। तो प्रेम से प्रेरणा मिलती है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उससे आप प्रेरणा लेते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो जिससे प्रेम करेंगे उसी से प्रेरणा लेंगे। प्रेम फार प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 18 कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है ना। हरी बिंदी कौन लगाएगा, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि हरी बिंदी जो होती है वो मृदुल होती है। मृदुल फार मृदुला गर्ग, मृदुल फार मृदुला गर्ग, इसे ध्यान में रखिएगा। बोले भैया जो हरी बिंदी है वो मृदुल होती है, तो मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया ये लिखी गई कहानी है हरी बिंदी। हरी बिंदी मृदुल होती है। ठीक है, चलिए संख्या 19 है कि बोलगा से गंगा। अब बोलगा से गंगा की बात करते हैं, तो बोलगा से गंगा क्या होगा। बोले सर बोलगा से गंगा राहुल, राहुल गए बोलगा से गंगा, राहुल बोलगा से गंगा, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है ना। अब देखिए एक ताजमहल तो आप जान रहे हैं शाहजहां ने बनवाया, अब दूसरा ताजमहल कौन बनवा सकता है। तो भैया देखिए दूसरा ताजमहल की बात करते हैं ना, तो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बना पाएगा है ना। एक तो प्रेम की निशानी थी और दूसरा जो नशेरी व्यक्ति है ना, कौन है, नशेरा व्यक्ति। जो नशेरी व्यक्ति है, नशे में रहता है, वही दूसरा ताजमहल बनाएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ये नासिरा शर्मा इज राइट आंसर। और नासिरा शर्मा ने क्या किया, दूसरे ताजमहल को लिखा है, यानी कि दूसरे ताजमहल की लेखिका है ना। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस किसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 है कि श्री राम शर्मा द्वारा बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। अब बोलती प्रतिमा की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं है ना, कि बोलती प्रतिमा एक रेखा चित्र है। किसने लिखा है, बिल्कुल है ना श्री राम शर्मा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र किसका, श्री राम शर्मा का, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। अब हिंदी की पहली कहानी लेखिका की बात करेंगे तो कौन होंगी, बिल्कुल देखो लेखक की बात नहीं है, लेखिका। तो बिल्कुल हिंदी की पहली लेखिका बंग थी, बंग महिला। मूल नाम इनका राजेंद्र बाला घोष। ठीक है ना, कहानी इनकी कौन थी, अभी आपने देखा था, एक कहानी इनकी है दुलाई बाई 1907 में। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और कुंभ में छोटी बहू इनकी कहानी है। चंद्रदेव से बातें इनकी कहानी है, 1904 में इन्होंने लिखा है। तो कहने का आशा है कि इनकी जितनी भी कहानियां हैं पहली कहानी है, तो उसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। चंद्रदेव से 4 बातें 1904 में, दुलाई बाई 1907 में, और कुंभ में छोटी बहू 1906 में बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई सभी कहानियां हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 23 गुलाबी पन्नों कहानी के लेखक हैं। अब गुलाबी बन्नों की बात करते हैं तो गुलाबी बन्नों धर्म करती है, धर्मवीर भारती। गुलाबी बन्नों किसकी है, बोले सर धर्मवीर भारती की गुलाबी बन्नों। गुलाबी बन्नों किसकी, बोले सर धर्मवीर की। धर्मवीर की
गुलाबी बन्नो, इन्हीं की धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है ना। कहीं कहीं इसका नाम गुलकी बन्नो होता है, ध्यान में रखिएगा भाई, गुलकी और गुलाबी जो भी हो, है ना, तो बन्नो मिल जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या 24 है कि फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। इनमें देखेंगे कौन सी कहानी है, तो ध्यान में रखिएगा। फणेश्वर नाथ रेणु जी की बात यहाँ पे चल रही है, तो विकल्प ये रस प्रिया है। रसिक प्रिया केशव की है। रस आखेटक, इसे ध्यान में रखिएगा। रस शटर शटर लेता है कौन, कुबेरनाथ, मैंने बताया था निबंध है ना, 1970 में लिखा गया है। प्रिया नीलकंठी है, कुबेर की प्रिया है, नीलकंठी है। 68 पहनी हुई अपने कंठ में, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं की 1968 में प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ ने लिखा, निबंध लिखा, और 1970 में रस आखेट लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा, रस आखेटक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ये रस प्रिया जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 25 कि मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां हैं, है ना। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां हैं। मनोहर कहानी नवल किशोर द्वारा कितनी कहानी, तो बिल्कुल देखो, कोई व्यक्ति जब कहानी लिखेगा ना, तो अगर उसके पास जगह रहेगा तो शतक लगाएगा। शतक फार 100 कहानी है ना, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 25 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है। बात करते हैं कामरेड की कोट। अब कामरेड का कोट ऐसा वैसा कोट नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। कामरेड का कोट विकल्प डी सृंजय का कामरेड का कोट सृंजय। देखिए अगर कामरेड का कोड हो तो उसको बहुत सृज के रखिए, सृंजय करके रखिए, ध्यान में रखिएगा। और इनकी सृंजय की कहानी भी है टोपी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 27 कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है ना। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, पूस की रात, है ना। अब पूस की रात की बात करेंगे तो 1923 में, है ना। पूस की रात 1930 में प्रेम से, है ना। पूस की रात 30 दिन प्रेम से, 30 दिन प्रेम से, यानी 1930 में लिखा गया है। प्रेम से माने प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। अब इसके प्रमुख पात्र कह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हल्कू है ना, हल्कू, मुन्नी और एक झबरा कुत्ता है, ध्यान में रखिएगा। तो पूस की एक रात हल्कू किसान है, मुन्नी है और उनका कुत्ता है झबरा, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी हल्कू इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 28 है कि प्रकाशन के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। यानी कि प्रकाशन के आधार पर अगर इसको बैठाना होगा तो इससे कैसे बैठाएंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले देखिए छाया होती है, छाया मिले तो बार बार लीजिए 1912 में। ध्वनि तो अच्छी होती है, तो अच्छी, तो तुच्छ 26 में। आकाश में दीप जलते हैं, है ना, बिल्कुल दोनों दीप जलते हैं। इंद्रजाल 36, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 को इस तरह से मिला दीजिएगा। छाया बार बार दोबारा 12 में। ध्वनि तो अच्छी होती है, तुच्छ, है ना। आकाश में दीप दोनों और इंद्रजाल 36, ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ को मिलाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया। तो देखिए कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्व कहानी थी उसके वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष को ध्यान में रख करके उसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि अरुण और मधुलिका, है ना। विकल्प डी पुरस्कार कहानी के पात्र हैं, जिसकी कहानी है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 31 है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इनमें एक कहानी संग्रह ऐसा है जो कि भीष्म साहनी जी ने नहीं लिखा है। तो हमने बताया था कि जो भाग की रेखा पहले भटकती है, फिर पटरी पे आती है, फिर क्या हो जाता है, जब पटरी पे आती है तो बांगचू टाइप का लोग भी क्या होने लगता है, बिल्कुल प्रिय लगने लगता है। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। भाग रेखा तो है भीष्म की, वांगचू की बात करते ये भी है, निशाचर भी है। लेकिन बात करें काठ का सपना की, तो काठ का सपना भीष्म साहनी का नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं मुक्त बोध जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। काठ का सपना, है ना। सपने में क्या होता है, हर व्यक्ति को मुक्ति का बोध होता है। काठ का सपना भी देखेंगे ना, तो बाद में जब सकेंगे तो आपको मुक्ति का बोध मिलेगा। तो मुक्ति बोध मतलब मुक्त बोध द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब आगे प्रश्न संख्या 32 है कि जैन द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कहानी संग्रह ऐसा है जिसे जैन जी ने नहीं लिखा है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इंसान के खंडहर, है ना, इंसानी खंडहर जैन द्वारा लिखा नहीं गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। बल्कि इंसानी खंडहर की बात करते हैं तो इंसान के खंडहर में कौन मिलेंगे, बोले राकेश, यानी मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 33 है कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें अगर देखा जाएगा तो कहानी का तत्व आपको उपमान नहीं है, अलंकार भी नहीं, रस भी नहीं है, केवल आपको मिलेगा विकल्प भी पात्र हैं। और कहानी के तत्वों की बात करते हैं तो कहानी में कथानक होगा, पात्र एवं चरित्र होगा, कथोपकथन होगा, संवाद होगा, है ना, और संवाद के अलावा देश काल वातावरण होता है, भाषा शैली होती है, उसमें कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी पात्र इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। 34 को देखें, प्रकाशन के अनुसार कह रहे हैं कि सही अनुक्रम क्या होगा, तो बिल्कुल विकल्प ए की बात करते हैं, शरणार्थी, है ना। तो शरणार्थी 1 2 नहीं है, 48 शरणार्थी हैं आगे के, यहाँ 48 शरणार्थी आगे। ठुमरी की बात करते हैं तो बिल्कुल ठुमरी 59 की है ना, और ठुमरी रचना किसकी है, तो बिल्कुल रेणु जी की है, 59 की ठुमरी रेणु। सतह से उठता आदमी, 71 वर्ष की उम्र में व्यक्ति सतह से उठ रहा है ना, तो मुक्ति का बोध होगा, यानी मुक्ति बोध द्वारा। शोभा यात्रा अभी आपने देखा है, पालीडाइन शोभा यात्रा वांगचू, है ना, तो बिल्कुल 81 में लिखा गया और भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 35 है कि किस सदी में गद्य में एक नई धारा का विकास हुआ, है ना, कह रहे किस सदी में गद्य में एक नई धारा का विकास हुआ था, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी 19वीं सदी इज राइट आंसर, है ना। जब 19वीं सदी आती है तो उसमें गद्य में एक नई विधा का विकास होता है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ आपको मिलाना है। एक तरफ आप देख रहे हैं सूची 1 में आपको दिखेंगे पात्र और सूची 2 में आपको दिखाई देगी कहानी। देखिए चंद्रगुप्त और बुद्ध की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त और बुद्ध कहाँ पे, सारा आकाश के, सारा आकाश कहानी में है, और सारा आकाश किसकी है, प्रसाद जी की है। उपलब्धिन और बंशीधर की बात करते हैं तो बिल्कुल नमक का दरोगा प्रेमचंद का है, 1916 में लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हैं सिरचन मानू, सिरचन मानू की बात करते हैं तो द्वारा लिखी गई कहानी है ठेस, है ना। और आगे है विकल्प डी बाबा भारती और खड़ग सिंह की कहानी, तो बिल्कुल हार की जीत उसके पात्र हैं, ध्यान में रखिएगा। हार की जीत के लेखक हैं सुदर्शन दे। ताई की बात करते हैं तो ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से आप इन सभी पात्रों को उनके सूची से मिलाइएगा। अब प्रश्न में देखेंगे कि चंद्रगुप्त और बुद्धगुप्त की बात आती है विकल्प, है ना, चौथे में, और पुलुद्दीन पहले में, तो 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4 2 का 1 अगर मिल जाए तो विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 37 है कि वारेन हेस्टिंग का साण कहानी की रचना किसने की है। अब देखिए वारेन हेस्टिंग का साण होगा ना, तो साण का क्या होता है, बोले सर उदय होता है। जब उदय होता है ना, वो चलता है तो लोग डर के भाग जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। साण का उदय, साण का उदय। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से सही कृत का कालक्रम कौन सा है, यानी कृत का सही कालक्रम कौन होगा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 38 के, तो बिल्कुल अभी आप देखे हैं कि सुखमय जीवन उसने काटा। अब सुखमय की बात करते हैं तो 1911 में। 2 बांके की बात करते हैं तो आप, है ना, 2 बांकों की बात करेंगे तो 1936 में लिखा गया है भगवती चरण वर्मा द्वारा। शरणार्थी की बात करते हैं 41, किसका शरणार्थी, 48 शरणार्थी हैं आगे के। ठुमरी 59 की है, रेणु की है, ध्यान में रखिएगा। और इस हिसाब से अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 38 का, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है, अमरकांत की रचना है कौन सी। देखिए अमर व्यक्ति कब होता है ना, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं अमरकांत की बात हो रही है 39 में, तो बिल्कुल जिंदगी और जोक, है ना, जिंदगी और जोक अमरकांत का, जिंदगी और जोक अमरकांत का है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बात करें परिंदे की तो निर्मल का है, और टूटना की बात करते हैं राजेंद्र यादव जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसका है ना, तो बिल्कुल अमरकांत, अमरकांत, है ना।
जिंदगी जोग अमरकांत का है और 1958 में लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब कालक्रम की दृष्टि की बात की जाए तो विकल्प बी पे आप आइएगा। 40 में बी की बात आई तो बिल्कुल बुद्धू का कांटा है ना 1914 में, पूस की रात है ना 30 में लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। पत्नी की बात करते हैं तो पत्नी है ना, टाइम बहुत ज़्यादा इसका अनुक्रम नहीं है, लेकिन परिंदा 60 है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। और जब भी रचना का जो आपको कालानुक्रम मिलाना हो तो कम से कम 2 रचनाओं का अगर आपको कालानुक्रम पता है आगे से या पीछे से, तो निश्चित रूप से आप इसको सही मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि ये लड़की किसकी रचना है। ये लड़की कौन कह सकता है। देखिए कृष्ण, ये लड़की किसके लिए, बोले कृष्ण के लिए शोभती हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि यारों के यार हैं, मित्रों मरजानी हैं, ये सब कौन है, कृष्ण हैं। तो ये लड़की किसके लिए, बोले सर ये लड़की कृष्ण की, ध्यान में रखिएगा। ये लड़की कृष्ण की, कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 42 है कि रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। अब रचना की दृष्टि से बात करते हैं तो उसने कहा 1-2 बार नहीं, उसने 15 बार कहा 1915 में। कफन आप देख रहे हैं, छत्तीस करके कफन लाइए। रोज़ का टाइम नहीं पता है और यही सच है। अब यही सच है, कौन बता रहा है ना। तो बिल्कुल यही सच है, क्या सच है, तो भैया यही सच है ना। यही सच है, मन्नू भंडारी बता रहे हैं कि यही सच है कि भंडारे में क्या क्या होता है। भंडारे में 66 में लिखा गया है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 42 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 43 से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। कहानी का सही अनुक्रम अगर देखा जाए 43 में तो सबसे पहले विकल्प डी पे आइए, पुरस्कार, है ना। अब पुरस्कार की बात करते हैं तो 36 पुरस्कार मिलता है ना, ध्यान में रखिएगा। कफन भी 36 में ही है। राजेंद्र बसिया को हमने बताया था 57 में। और वापसी की बात करते हैं तो 60 में लिखा गया है। उषा प्रेमदा की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 43 के विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 44 से निम्नलिखित कहानी का सही अनुक्रम कौन सा है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कहानी का सही अनुक्रम आपको लगाना है, और जब कहानी का सही अनुक्रम लगाएंगे तो विकल्प सी, उसने कहा 1915 में। शरणागत की बात जब आप करेंगे तो 1955 में, इसे ध्यान में रखिएगा। तीसरी कसम की बात करेंगे, तीसरी कसम कब का है, 56 में, है ना। और तिरछ की बात जब करेंगे तो 89 में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 44 का तो विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 44 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानी का सही अनुक्रम क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सबसे पहले कहानी आएगी इंदुमती, है ना, कब, 1900 में। मिठाई वाला आएगा तो बिल्कुल 40 में, ध्यान में रखिएगा, 40-42 में। वापसी होती उषा प्रेमदा की 60 में। यक्षगान गाता है 97 में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 46 कि इनमें नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानी नहीं था, है ना। तो देखिए जो नई हिंदी कहानी है वो बड़ी कमोरा है। कमोरा माने कमाने वाली है, कहते हैं ना बड़ा कमोरा है, कमोरा, है ना। ये ट्रिक है, जो नई कहानी है वो कमोरा है। का फार कमलेश्वर, मो फार मोहन राकेश, रा फार राजेंद्र। तो नई कहानी क्या है, बोले सर नई कहानी में कमोरा है, कमाने वाले व्यक्ति हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र, है ना। तो मोहन राकेश हो गए, कमलेश्वर हो गए, राजेंद्र हो गए। लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं, ज्ञान रंजन नई कहानी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 46 का विकल्प सी ज्ञान रंजन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 47 रचनाकार के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। अब इसमें अगर रचनाकाल की बात की जाए तो कौन सा अनुक्रम सबसे पहले आएगा, इसे ध्यान में अगर रखेंगे तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 47 के विकल्पों को थोड़ा सा आसान कर दिया है। आसान कैसे कर दिया है कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है 11 वर्ष का समय, है ना। जब 11 वर्ष का समय उसमें आ गया तो उसी विकल्प को लेकर आपको चल देना है ना। 1903 में लिखा गया, किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। ठाकुर का कुआं, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, ठाकुर कुआं 32, ध्यान में रखिएगा, 1932 में, है ना। यारों के यार किसड़ा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यारों के यार किसड़ा है तो कितनी यार हैं, 6-7 यार, 67 यार, ध्यान में रखिएगा। अब ये पीली छतरी वाली लड़की किसड़ा शोभती की है ना।
तो बिल्कुल 2001 में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है, मिलाना है। एक तरफ देख रहे हैं कृष्णचंद्र। अब कृष्णचंद्र की बात करते हैं तो कृष्णचंद्र कहाँ पर मिलेंगे, किस कहानी के पात्र हैं, है ना। तो महुआ का पेड़, महुआ का पेड़, महुआ का पेड़ चंद्र, है ना। हरिशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो 5 रुपये की आज़ादी होती है। राजा यादव जी की बात करते हैं तो जहाँ लक्ष्मी कैद हैं और कमलेश्वर राजा निर्वसिया हैं। वापसी की बात करते हैं तो उषा प्रेमदा की 1960 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और कृष्णचंद्र की एक और कहानी है कि पेशावर एक्सप्रेस, ध्यान में रखिएगा। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ए का आप दिखाई दे रहे हैं, ए का, है ना, 3 और 2 का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो विकल्प ए इज राइट आंसर। अब आगे प्रश्न संख्या 49 है कि कौवा और काला पानी कहानीकार हैं। कौवा और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? तो देखिए कौवा और काला पानी, देखिए कौवा और काला पानी नहीं पीता है बल्कि निर्मल पानी पीता है। तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है ना। और तेरे सा पानी नहीं पिएगा, वो भैया निर्मल पानी पिएगा। तेरे सा मतलब 1983 ईस्वी में लिखा गया है ना। कौवा और काला पानी, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 49 का विकल्प डी निर्मल वर्मा इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 50 है कि प्रकाशन काल के दृश्य निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है ना। तो बिल्कुल दुलाई बाई 1907 में बंग महिला द्वारा। आधी, अभी आपने देखा था कि आधी आएगी तो ऐसे वैसे आधी नहीं आएगी, 31 की आधी। पाजेब 34 का। यारों के यार हैं 1967 में, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पाजेब 45 का, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 50 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 51 है, कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए, है ना। कहानी एक तरफ और एक तरफ कहानीकार हैं, इनको सही से मिलाना है। बात करेंगे सदगति की। सदगति ऐसे नहीं मिलती भैया, अगर प्रेम से रहोगे तो आपको सदगति मिल जाएगी, प्रेमचंद का। बिसाती की बात अगर आप करेंगे तो बिसाती जो होता है ना वो प्रसाद का है, बिसाती प्रसाद का। अब 2 बाका लेकर के किसके पास जाते हैं, भगवती के शरण में जाते हैं। और पाजेब जैनेंद्र की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए का आप देखेंगे 3 और 2 का 1, ए का 3 2 का 1, एक का 3 2 का 1, विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 52 है कि इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभ कर्ताओं में कौन नहीं है। अभी हमने बताया था कि जो नई कहानी होती है वो कमोरा है ना। कमोरा माने कमाने वाली है। तो का से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र प्रसाद। कमलेश्वर, राजेंद्र, मोहन राकेश। फिर देखिए वही प्रश्न आ गया है, प्रश्न संख्या 52, विकल्प सी इज राइट आंसर। ज्ञान रंजन जो है नई कहानी के आरंभकर्ताओं में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि मैं बोरिसाइला किसकी रचना है। अब देखिए कोई व्यक्ति होता है जो बोरिसिल्ला होता है, बोरिसिल्ला, है ना, इन्हीं की बोझिल्ला हो जाता है। कब बोझिल्ला होता है, कब वो बोरिंग लगने लगता है, तो बिल्कुल किसी के ऊपर महुआ लाद दोगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जो है बोरिसिल्ला हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए, है ना। अब कहानी का सही अनुक्रम की बात करते हैं तो विकल्प डी है। उसने कहा 1915 में। कफन की बात करते हैं तो 1936 में। वापसी 1960 में। तिरछ की बात करते हैं तो 1989 में। तिरछ है उदय प्रकाश का, वापसी उषा प्रेमदा की है, कफन मुंशी प्रेमचंद जी का है और उसने कहा गुलेरी का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ तो आप देख पा रहे हैं कहानीकार और दूसरी तरफ देख रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई कहानी। उषा प्रेमदा की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, वापसी कहानी 1960 में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। दूसरा आप देख पा रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है ताई, ध्यान में रखिएगा। अमरकांत है, अमरकांत का जिंदगी और जोक है। मोहन राकेश की बात करते हैं तो बिल्कुल परमात्मा का कुत्ता है। और दोपहर का भोजन
डिप्टी कलेक्ट्री, है ना। अगर इन सभी रचनाओं की बात आप करेंगे तो दोपहर का भोजन भी, है ना, अमरकांत की रचना है ना। डिप्टी कलेक्ट्री भी इनकी रचना है, ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से अगर मिलाएंगे तो 1 का 2 और 2 का 5, 1 का 2 और 2 का 5, 1 का 2 2 का 5, 1 का 2 2 का 5, तो बिल्कुल विकल्प भी आपको सही दिखाई दे रहा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 56। कालखंड की दृश्य कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। अब कालखंड की दृश्य कहानी का सही अनुक्रम लिखना है तो सबसे पहले आप आएंगे ग्राम, है ना, 1911 में, कफन 1936 में, डिप्टी कलेक्ट्री की बात करते हैं 56 में, पाल गोमरा का स्कूटर 97 मॉडल है, उदय प्रकाश का है, डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत का है, कफन, है ना, बिल्कुल 36 यत्न करके प्रेमचंद का है, और ग्राम ध्यान में रखिए, है ना, 1911 में लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 56 का, है ना, जो ग्राम जयशंकर प्रसाद जी का है 1911 में लिखा गया है, विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 57 है कि कहानीकार और उनकी कहानियों को सुमेलन कीजिए, है ना। एक तरफ देखेंगे कहानीकार, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई कहानी है, उसको सुमेलित करना है। अब कैसे सुमेलित करेंगे, तो बिल्कुल उषा प्रेमदा वापसी करती हैं, कब, 1960 में, ठीक है ना। मन्नू भंडारी की बात आती है तो मन्नू भंडारी कृष्णा का सिक्का बदल जाएगा, निर्मला का परिंदा है, और मन्नू भंडारी की बात आएगी तो अकेले। भंडारा में कैसे गई, बताए सर, भंडारा में तो अकेले गई है, अकेली है। आद्रा मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि प्रश्न संख्या 57 का, है ना, जो ये का 5 है और बी की बात हम लोग करते हैं तो मन्नू भंडारी, बी का 5 है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। उषा प्रेमदा की बात करते हैं 3, ए का 3 और बी का 5, ए का 3 बी का 5, 3 5 3 5 3 5, ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है ना। इनमें देखा जाए तो बिल्कुल मार्कंडे भी हैं, विवेकी भी हैं, शिव प्रसाद सिंह भी हैं, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा जो है वो ग्रामीण कहानीकार नहीं है, इन्हीं की ग्रामीण चेतना से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रश्न संख्या 58 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 59 है कि एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है। अब एक छोटा सा मजाक की बात करते हैं कि एक छोटा सा मजाक कहानी के लेखक कौन है, तो बिल्कुल विकल्प सी अंतोन चेखव इज राइट आंसर। छोटा मजाक चेखव इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 60 है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। अगर प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए कि इन कहानियों का सही अनुक्रम कौन होगा, तो बिल्कुल आप सही समझेंगे। प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ये, पंच परमेश्वर 1916 में, पर्दा की बात करते हैं तो पर्दा 44 में लिखा गया, 1944 में, परिंदा 60 में निर्मल होते हैं, पाल गुमरा का स्कूटर जो है 97 मॉडल है, उदय प्रकाश का है, परिंदे 60, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि कहानी है, दूसरी तरफ कहानीकार हैं, उनको आपको सुमेलित करना है। अब कैसे इनको सुमेलित करेंगे, तो देखिए 11 वर्ष का समय आपने देखा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, 1903 में लिखा। दुलाई बाई सास रहती है बंग महिला के, तो 1907 में बंग महिला ने लिखा। ग्राम 1911 में प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां 1880 के आसपास लिखी गई है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे ए का तो बिल्कुल 4 है और 2 का 1 है, तो 1 का 4 और ए का 4 बी का 1, 1 का 4 बी का 1, 1 का 4 बी का 1, विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को आप सही करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कहानीकार और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई कहानी है।
तो यहाँ पर देखेंगे मार्कंडे का, है ना, हंसा जाए अकेला, शिव की मूर्त कसाई बाड़े में, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोसी का घटवार, है ना, कोसी जोशी शेखर जोशी का हो जाएगा। अब निर्मल वर्मा जी का देखा जाए तो कौन सी रचना है, तो लंदन की एक रात जो है निर्मल होती है, ठीक है ना। पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है, 1997 मॉडल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन सारी रचनाओं को आप बहुत सही तरीके से सही तरह से मिला सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर कोड देखेंगे तो विकल्प कोड जो होगा इसका कोट विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 63 है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम की बात करते हैं तो विकल्प ये है बड़े भाई साहब, ठीक है ना। अब जो बड़े भाई साहब हैं वो 31 साल के हैं, वापसी 60 में करती हैं उषा प्रेमदा, ड्रेफोडल जल रहे हैं कब से, बोले 7-8 वर्ष से, और बड़े मृदुल हैं, है ना, इसलिए जल रहे हैं। पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है, 97 मॉडल है, यानी कि 1997 में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ पंक्ति है, दूसरी तरफ लेखक हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसे कैसे मिलाया जाए, देखिए कहते हैं कि भक्ति धर्म रसात्मक, भक्ति और धर्म की बात करते हैं तो राम से मिला दीजिएंगे तो रामचंद्र शुक्ला आपका सही बन जाएगा, ठीक है ना। आगे है श्रद्धेय बनने का मतलब है कि नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। अब श्रद्धेय बनने का मतलब है कि हरिशंकर प्रसाई से मिलिए, है ना, दूसरे का चौथा हो गया। अब काव्य की आत्मा संकल्पात्मक अनुभूति है, काव्य की आत्मा संकल्पात्मक तो प्रसाद का हो जाएगा। अब पंडिताई एक बोझ है ना, 1000 बार, बोझ 1000 बार, इसे ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो जो कोड है कोड डी, यानी कोड डी को सही मिला देंगे तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है कि कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है। कहने का आशा है कि जो कर्मनाशा की हार है इस कहानी को किसने लिखा है, तो बिल्कुल विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह इज राइट आंसर। देखिए जो व्यक्ति जो है अपने कर्म से हार जाता है ना, वो शिव प्रसाद को दोषी देता है, शिव प्रसाद, है ना, और शिव प्रसाद जी द्वारा लिखा गया कब, 1958 में। इसे ध्यान में रखिएगा कि कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 66 है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। अगर इनमें देखा जाए तो कौन सी कहानी ऐसी है कि जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने नहीं लिखा है। फांसी की बात करें तो फांसी दोनों को दी जाती है, 1929 में लिखा गया। नीलम देश की राजकन्या 33 की, इसे ध्यान में रखिएगा। पाजब की बात करते हैं तो बिल्कुल, है ना, 34 का है, कहीं कहीं 45 मिलता है। अमर बल्लरी की बात करते हैं तो अमर बल्लरी जैनेन्द्र कुमार जी की रचना नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जो अमर बल्लरी है ये आगे जी की रचना है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी अमर बल्लरी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 67 है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए भाई जब भंडारे में आप जाएंगे ना तो आपको एक प्लेट चाहिए, ध्यान में रखिएगा। भंडारा फॉर मन्नू भंडारा, तो जब कहाँ पर जाएंगे, भंडारे में जाएंगे, तो भंडारे में जाएंगे तो एक प्लेट चाहिए, भंडारा फॉर मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। और एक प्लेट की बात करते हैं तो एक प्लेट सैलाब इनके द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 68 है कि इनमें कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि इनमें विकल्प डी की बात करते हैं चिनगारियाँ, है ना। चिनगारियाँ कृति पांडे बेचन शर्मा उग द्वारा लिखी गई थी और अंग्रेजी सरकार द्वारा इस कृति को जो है बैन लगा दिया गया था, यानी कि जब्त कर लिया गया था वर्ष 1928 में, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 69 है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस विधा, है ना, कहानी संग्रह की किस कथा लेखिका का है, यानी किसने लिखा है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, अब जगदम्बा बाबू आएंगे तो उनका एक चित्र बन जाता है, ये बड़ी बड़ी मूंछ होगी, घोड़े बैठ के आएंगे, पगड़ी बांधे होंगे, तो ऐसा कुछ होगा। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं तो ऐसा सुन करके लोग उनका चित्र बना लेते हैं कि किस तरह से आ रहे होंगे। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्र बन जाता है, तो चित्र फार चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। कब लिखा गया, 1992 में, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। अब सूची 1 में कहानी है और सूची 2 में कहानी के लेखक हैं। एक और ज़िंदगी की बात करते हैं, है ना। तो एक और ज़िंदगी कहाँ से मिलेगी भैया? एक और जीवन अगर देखेंगे लेना है तो मोहन राकेश से, मोहन से कह दो एक और ज़िंदगी दे दें। तो एक और ज़िंदगी मोहन से। सर्पदंश दंश दासे दरस, राम का दरस कराओ। अगर सर्पदंश मार दे तो भैया राम का दर्शन करा दो, राम का दर्श करा दो, सर्पदंश ठीक हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो विपात्र है ना, वो भैया मुक्ति चाहता है ना। मुक्ति, कोई व्यक्ति जो है पात्र नहीं है, कुपात्र है, विपात्र है, तो सोचता है जल्दी से मुक्ति हमको मिल जाए, विपात्र है ना। शरणागत अगर कोई व्यक्ति आ जाए, है ना, तो उसको भैया समझ लीजिए कि वृंदावन मिल गया। क्या मिल गया? वृंदावन मिल गया। और आचार्य चतुर्सेन जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखी गई कहानी है अम्बपालिका, ध्यान में रखिएगा। और इसको अगर देखेंगे तो 1 का 2 और 2 का 1, A का 2 और B का, है ना, 1। प्रश्न संख्या इसको जब देखेंगे तो बिल्कुल कोड A इज राइट आंसर। आगे प्रश्न क्या कहता है कि कामरेड का कोट। अब कामरेड का कोट जो मिलेगा, है ना, अगर कामरेड का कोट किसी को मिल जाए भैया तो उसको सृंजय करके रखिए, सृंजय इसे ध्यान में रखिएगा। सृंजय माने सोच के रखना है, कब? 1993 में लिखा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। कमरेड का सृंजय, कमरेड का कोट सृंजय देता है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न क्या 72 है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है ना। तो राजा निर्वेशिया कमलेश्वर का 1957 में लिखा गया। मांस का दरिया भी लिखा इन्होंने, कस्बे का आदमी भी लिखा। लेकिन एक और ज़िंदगी की बात करें तो एक और ज़िंदगी कौन देता है? बोले मोहन देते हैं, है ना। तो मतलब मोहन का मतलब हो गया मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 72 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 73, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो विकल्प बी पे आप आएंगे। गदल, है ना, गदल कब हुआ? बचपन में। बचपन में बच्चे बड़े गदल करते हैं, बचपन माने 55 में, ठीक है। डिप्टी साहब 56 में आए, डिप्टी 56 में, डिप्टी साहब 56 में। उषा वापसी करती हैं 60 में, ध्यान में रखिएगा, उषा प्रेमदा की वापसी 60 में। और फैंस के इधर उधर देखिए, जब आपके पास ज्ञान होगा यानी ज्ञान रंजन, है ना, जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का रंजन हो जाएगा तो आपके आगे पीछे चारों तरफ आपके फैंस घूमेंगे अच्छे अच्छे। 1966 में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं कहानीकार और सूची 2 में देख रहे हैं कहानी है। कैसे मिलाएंगे? तो देखिए शिव प्रसाद का बात की जाए तो शिव प्रसाद ने क्या कहा भैया कि हंसा जाए अकेला, ठीक है ना। यशपाल की बात करते हैं तो यशपाल, सॉरी यहाँ पे देखिए यशपाल शिव प्रसाद सिंह की बात करते हैं तो दादी माँ की कहानी है, शिव प्रसाद की दादी माँ। कक्षा 7-8 में भी CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम में है ना। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी तो माधवराव सतपुरे की है ना। जैनेन्द्र का पाजेब है। अब यहाँ पे देखिए और पुलिस की सीटी हो जाएगी तो यस, जैसे पुलिस की सीटी बच जाती है तो बिल्कुल यस कर लीजिए, यशपाल, ठीक है ना। इस तरह से अगर मिलाएंगे तो मिल जाएगा। और हंसा जाए अकेला की बात करते हैं तो मार्कंडेय का है, ठीक है ना। बिल्कुल इस रूप में अगर मिलाएंगे तो 1 का 3 और 2 का, बिल्कुल 1 का 4 है यहाँ पर देखिए, 1 का 4, 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3 जहाँ मिल जाए उसे मिला लीजिए। 1 का 4 2 का 3 विकल्प ए में मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न के 75 है कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। फिर देखिए वही है कि नई कहानी हमने बताया था कि जो नई नई कहानियाँ आ रही बड़ी कमोरा हैं। कमोरा माने कमाऊ हैं, कमोरा। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। गंगा प्रसाद विमल जी की बात करें तो गंगा प्रसाद विमल जी नहीं है नई कहानी के, बल्कि आकहनी है, यानी कि कहानी के हैं। और हमने इसका क्लू बनाया था गंगा के प्रसाद की कहानी आकहनी है। गंगा के विषय में इतनी कहानी है कि आकहनी है, आकहानी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 76 है कि आगे के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो
आगे जी का जो प्रकाशन के अनुसार अगर कहानी मिलाएंगे तो विकल्प डी, है ना, बिल्कुल। विपथका की बात करेंगे तो जो विपथका आपको दिखाई देगा वो प्रश्न संख्या 76 में देखेंगे। विपथका की बात करेंगे 37 में, है ना। परंपरा की बात करते हैं तो भैया परंपरा अगर आएगी तो परंपरा क्या है, चारों ओर से आती है, 44 में। शरणार्थी बिल्कुल 48 में आएंगे। अमर बलरी आगे की है, बिल्कुल 55 ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 76 का विकल्प डी को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा, तो बिल्कुल विकल्प बी, है ना, क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। यही सच है 1966 में, जोड़ बाकी 1981 में, एक स्त्री का विदा गीत 1983 में, और बोलने वाली औरत की बात करते हैं तो बोलने वाली औरत है 2000 में। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 77 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 78 है कि कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए ढेर सारे प्रश्न जो है एनटीए नेट में पूछे गए हैं, कहानीकार को कहानी, है ना, कहानी से सम्मिलित करना है। भगवती चरण वर्मा जी की बात करें तो दुई बांका लेकर चलते हैं भगवती, है ना। इलाज चंद जोशी, जोश में आता है व्यक्ति ना तो दीपावली और होली खेलता है ना, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा। जब भी व्यक्ति जोश में आ जाता है तो क्या करने लगता है, होली और दिवाली खेलने लगता है। यशपाल का मकरील है, ध्यान में रखिएगा। और उपेंद्र नाथ अस्क का है पिंजरा में कोई आपको बंद कर दे भैया तो आप अस्क बहाओगे, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो विकेट ए का आप लेके जाइएगा 3 पर, और जोश में होली दिवाली 5, 3 5 जहाँ मिल जाए उसी को बैठा दीजिएगा। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, 3 5। आगे प्रश्न क्या 79 है कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। इसके हिसाब से देखेंगे तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह किसे मानेंगे प्रश्न संख्या 79 के अनुसार, तो बिल्कुल विकल्प सी है, परिंदे इज राइट आंसर। और परिंदे 1960, 60 में परिंदे, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 79 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 80 है कि बाबू राजेंद्र यादव की कहानी है ना, तो बिल्कुल जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, है ना। प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी, है ना, जहाँ लक्ष्मी कैद है वहाँ राजेंद्र यादव हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं वहीं पे राजेंद्र यादव भी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और कब लिखा गया 1957 में, ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 81 के प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है, तो प्रतिध्वनि, जब ध्वनि होगी तो ध्वनि 1-2 बार नहीं होगी, है ना, बिल्कुल। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि, है ना, बिल्कुल 2 बार करेंगे, अच्छी करेंगे। आकाशदीप दोनों 29 के। आधी की बात करेंगे तो 31 की, इंद्रजाल की बात करेंगे 36 की। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। अब देखिए 11 वर्ष का समय की बात करते हैं तो अभी आपने देखा रामचंद्र शुक्ल का है। गुलबहार की बात करते हैं तो बिल्कुल किशोरी लाल का है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे का है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्लेग की चुड़ैल की बात करते हैं तो भगवान बचाए प्लेग की चुड़ैल से। ठीक है ना, सब आपने मिला लिया। इसके अनुसार अगर कोड आपको मिलाना होगा तो कोड ए को आप मिला दीजिएगा और सारे प्रश्नों को सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए जो कोड वाले ढेर सारे प्रश्न हैं, ढेर सारी रचनाएं हैं, तो इन सभी रचनाओं को, इनके सन को, इनके कोड को तो बिल्कुल आप रटे रहिएगा। किसी भी रूप में अगर आपको मिलाने के लिए आ जाता है तो आपके लिए जो दो परेशानी का विषय नहीं बनेगा, बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों को सही कर लेंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 83 निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है ना, तो प्रेम है ना सबसे रोज। लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं, मोहब्बत की राहें, है ना, तो मोहब्बत की राहें जो है प्रेमचंद जी की नहीं है, बल्कि मोहब्बत की राह में कौन, भैरव गुप्त हो गया, भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया। इसे ध्यान में रखिएगा कि मोहब्बत की राह में पढ़ करके भैरव क्या हो गया, बोले सर गुप्त हो गया, तो गुप्त फार भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न क्या 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, तो बिल्कुल आदिम रात की महत्व रेणु की है, अग्निखोर भी है, अच्छे आदमी भी है, लेकिन गरीबी हटाओ की बात करते हैं हम। प्रश्न संख्या 84 का विकल्प डी गरीबी हटाओ, ये जो है अगर आप देखेंगे तो रविंद्र कालिया का है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 84 के विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न संख्या 85 के प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम होगा। अगर प्रकाशन के अनुसार निम्न कहानी का सही संग्रह देखेंगे, इनका सही अनुक्रम आपको देखना होगा, तो बिल्कुल आप सही मिला सकते हैं कि सबसे पहले फांसी तो दोनों को दीजिए 29 में, बिखर जाते हैं मोती 32 में, है ना, 32 मोती 32 दांत होते हैं ना मोती। सतमी के बच्चे बिल्कुल 3-5 करते हैं 35 में, और 2 बांका लेके भगवती के पास चले गए 36 लोग, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है ना। तो कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है, देखिए बात करते हैं विकल्प डी की, तो जहनवी, है ना। जहनवी जो कहानी है वो राजी सेठ की नहीं है बल्कि जैनेंद्र जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। जा से जहनवी, जा से जैनेंद्र, जा से जहनवी, जा से जैनेंद्र जी की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न के 87 है कि इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है ना। तो इनमें एक कहानी ऐसी है जो किसी संवेदना से नहीं है, विकल्प डी 2 सखियाँ इज राइट आंसर। 87 का विकल्प डी है 2 सखियाँ, 1928 में लिखा गया है, जो कि शिशु संवेदना की कहानी नहीं है, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 88 है कि ठेस कहानी के लेखक हैं। अब देखिए ठेस कहानी किसको, ठेस की बात करते हैं तो रेणु की है। ठेस किसको लगी, रेणु की, रेणु द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति IA रिचर्ड्स की नहीं है। तो कल्चर एंड अनार्की, है ना, कल्चर एंड अनार्की ये रचना जो है IA रिचर्ड्स की नहीं है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये तीनों रचनाएं जो हैं IA रिचर्ड्स की हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 89 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 90 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। तो बिल्कुल देखिए इंदुमती 2 जगह पे है, दोनों में ध्यान में रखना होगा 90 का, ठीक है। देखिए इंदुमती की बात करते हैं तो इंदु पूरे 19 ध्यान में रखिएगा, उसने कहा 1915 में। अब मरकील की बात करते हैं तो मरकील 34 का है और कफन 1936 का है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो गया, विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 91 है कि रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम होगा। रचना काल के अनुसार अगर देखा जाए तो रचना का सही अनुक्रम किस हिसाब से आप बैठाएंगे प्रश्न संख्या 91 में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको बैठाना पड़ेगा और सही रचनाक्रम अगर देखेंगे तो विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। ये तेरे प्रतिरूप की बात करते हैं तो 1961 में, है ना, 1 से प्रतिरूप है। भूख के 3 दिन 68 लोग मर गए, ध्यान में रखिएगा। सतह से उठता है आदमी 71 में, है ना, और एक धनी व्यक्ति का बयान जो है 97 में, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 91 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 92 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। अब कहानी और रचनाकार को कैसे आप मिलाएंगे, इसे ध्यान में रखना है। तो देखिए जो यारों का यार होगा भैया वो किशड़ा सोबती है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो यारों का यार किशड़ा सोबती 1967 में। मरी हुई मछली बिल्कुल राजकमल ध्यान में रखिएगा। कोसी, है ना, जोशी, कोशी का घटवार जोशी। अब सपाट चेहरा वाला व्यक्ति है, हमने बताया था जब आपको मैं क्लास हम लोग कहानी के ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो सपाट चेहरा वाला व्यक्ति है ना उसकी तस्वीर बन जाती है आप दूध वाला, है ना। तो सपाट चेहरे वाला कौन है, दूध वाला है, दूध वाला फार दूधनाथ, ध्यान में रखिएगा, है ना। इस हिसाब से अगर मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ये विकल्प जो मिल जाएगा, यानी कि यारों के यार किसड़ा हैं 1 का 3 मिलाइए और मरी मछली बी का 5 मिला दीजिए, तो 3-5 कर दीजिए, एकदम बिल्कुल सही से मिल जाएगा। 3-5 देखिए विकल्प ए में ही मिल गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 93 है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। देखिए जो गुंडा है वो हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं है, उसको अगर कैद करना होगा तो गुंडा के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक जाल बुनना पड़ेगा और इंद्रजाल में, गुंडा इंद्रजाल में, है ना, तो उसको इंद्रजाल में रखेंगे, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 93 का विकल्प ये इंद्रजाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 94 है कि सतह से उठता आदमी की विधा। तो बिल्कुल सतह से आदमी उठता है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। सतह से आदमी उठेगा तो कहानी है ना। कब उठेगा,
1971 में उठेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। कब? जब उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का बोध होगा तो बिल्कुल वो व्यक्ति सतह से उठ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो 1971 में मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है, सतह से बोध कहानी है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 75 की समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? देखिए समांतर चले कमलेश्वर, समांतर चले कमलेश्वर और बेहतर चलते हैं, यानी 1972 में, ठीक है ना, समांतर कहानी। और इनका नाम था नीरज सक्सेना, नीरज सक्सेना। कौन थे? नीरज सक्सेना, कमलेश्वर नीरज सक्सेना, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 95 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 96 है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देश संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? तो बिल्कुल संख्या 96 को अगर आप गौर से देखेंगे तो विकल्प ये कमलेश्वर इज राइट आंसर है ना। तो गरिमामयी और ये एकदम बिल्कुल देह संपदा, ये सब की बात कौन कर सकता है? कमलेश्वर कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 96 का विकल्प ये कमलेश्वर इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 97 है कि वारेन हेस्टिंग का साण, इसके लेखक कौन है? अब वारेन हेस्टिंग का साण का हमने क्या कहा? बोला उदय हो गया, उदय फार उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 97 के विकल्प सी को सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 98 है कि तीसरी कसम, है ना, तो तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो रेणु की है, रेणु ने तीसरी कसम खाई, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 98 का विकल्प है बी को आप सही कर लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 99 है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी, तो भैया देखो सबकी कहानी है, अंतिम में क्या होता है? कफन मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी विकल्प भी कफन है, 1929 में लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है कि आलसियों का कोड़ा। अब आलसियों को कोड़ा कौन मारेगा? बोले भाई आलसियों को कोड़ा वही मारेगा जो राजा होगा और उसके ऊपर स्टार लगा होगा, स्टार जैसे दरोगा और आदि अधिकारी के पास स्टार लगा होता है, तो वही कोड़ा मारता है। तो आलसियों को कोड़ा कौन मारेगा? जो राजा होगा और जिसके ऊपर स्टार लगा है। तो स्टार माने सितारा, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 100 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 101 हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। कहने का आशा है ये जो हत्या नामक कहानी है इसको किसने लिखा है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो हत्या नामक कहानी है इसके लेखक हैं विकल्प बी जैनेन्द्र कुमार, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 101 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 102 कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो बिल्कुल सही प्रश्न है कि उर्दू में बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की तो विकल्प बी नवाब राय नाम से लिखते थे। बात करें इनके पिताजी का नाम तो अजायब नाम था। धनपत राय इनका मूल नाम था। 1880 में मुंशी का जन्म हुआ और 36 बुद्धि रखते थे, यानी कि 1936 में इनका जो है देहांत होता है। प्रेमचंद इनका नाम नहीं था बल्कि मूल नाम था धनपत राय, लेकिन दयाराम यानी कि दयानारायण निगम जी ने इनका जो नाम है वो प्रेमचंद रखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? बिल्कुल प्रश्न संख्या 102 का विकल्प बी नवाब राय इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 103 है कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो देखिए ये 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना। सोजे वतन को 1907 में इन्होंने लिखा था और संभवतः 8 में इसको प्रतिबंधित किया गया था। तो 1907-8 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, सोजे वतन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 104 कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद कब लिखे? 1936 में। मुख्य पात्र घीसू और माधव, ठीक है ना, कब? जब बुधिया मर जाती है। तो कह रहे हैं कि कफन के लिए जो पैसा इनको मिलता है उस पैसे का क्या करते हैं, है ना। तो विकल्प पे देख रहे हैं पूड़ी खरीद कर लाते हैं, ये भी सही है। और विकल्प बी है कि बोतल भर शराब पीते हैं, है ना। तो विकल्प डी उपयुक्त दोनों काम करते हैं, ये सही है। तो प्रश्न संख्या 104 का कफन के पैसे का घीसू और माधव क्या करते हैं? दोनों पूड़ी खरीद कर लाते हैं और बोतल भर शराब लाकर पीते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 104 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 105 निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? बात करें मनोविश्लेषण प्रधान
कथाकार की, तो बिल्कुल इलाज चंद जोशी भी हैं, आगे जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, लेकिन विकल्प सी सुदर्शन जी जो है मनोविश्लेषण कथाकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी सुदर्शन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 106 कि भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है। अब भोलाराम के जीव की बात करेंगे तो बिल्कुल भोलाराम का जीव कहाँ जा रहा है, बोले हरिशंकर के पास जा रहा है। वैसे भी भोला है ना, भोला किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। तो भोला जीव दिमाग में रखिएगा, भोलाराम का जीव हरिशंकर के पास जाता है, हरिशंकर के पास जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब भोला भाला शिव जी को कहते भी हैं। तो भोलाराम का जीव है ना, विकल्प ये हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 107 की कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। तो बिल्कुल बात किया जाए नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से, तो बिल्कुल विकल्प बी पुरस्कार से है, इसे ध्यान में रखिएगा, जिसमें अरुण और मधुलिका प्रमुख पात्र हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 107 का विकल्प बी पुरस्कार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 108 है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, यानी कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों की ट्रिक हमने बताई थी कि जो नई कहानी है ये कमोरा है, कमोरा है ना, का से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव। ये 3 लोग नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं और तीनों में से अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 108 में विकल्प ए मोहन राकेश आपको मिल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 108 का विकल्प ए मोहन राकेश इज राइट आंसर। जैनेन्द्र जी, इलाज चंद जोशी और यशपाल जी का नई कहानी आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 108 का विकल्प ए मोहन राकेश इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 109 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं, है ना। तो बिल्कुल कसाई बाड़ा में क्या मिला, बोले सर शिव की मूर्ति मिली। शिव की मूर्ति कहाँ मिली, बोले सर कसाई बाड़ा में। तो ऐसे दिमाग पर रख लीजिएगा, शिव मूर्ति ने क्या लिखा, कसाई बाड़ा लिखा। ट्रिक बना लीजिएगा, कसाई बाड़े में क्या मिला, शिव की मूर्ति मिली। तो बिल्कुल सही है, प्रश्न संख्या 109 का विकल्प सी शिव मूर्ति इज राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है ना, बस किसी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 110 है कि इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो बिल्कुल हिंदी की कहानी की बात अगर देखी जाए तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 110 को देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं विकल्प है, ये कौन है, इंदुमती है। ध्यान में रखिएगा, इंदुमती किसकी है, किशोरी की है। कब लिखी गई, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इंदुमती की किशोरी 1900 ईस्वी में लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको माना है। बात करें 11 वर्ष का समय, तो रामचंद्र शुक्ल का है 1903 में लिखा गया है। दुलाई बात की बात करते हैं, दुलाई वायली की, तो 1907 में लिखा है बंग महिला। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए इनमें से कौन, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 110 का विकल्प इंदुमती है। फिलहाल हिंदी की पहली कहानी की बात करें तो इस समय अधिकांश विद्वान माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई है, उस कहानी को पहली कहानी माना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प ए इंदुमती इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 111, बंग महिला का असली नाम क्या था। तो हमने आपको बताया था कि बंग महिला का जो असली नाम था राजेंद्र बाला घोष था, और बंग महिला क्या है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, इन्हें भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर के निवासी जिनका नाम था बाबू पूर्णचंद, इनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है ना। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, 4 बातें 1904 में लिखा गया, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, और एक कहानी दलिया इनके द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 111 का विकल्प भी राजेंद्र बाला घोष इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 112 है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। तो आप लोग देखे होंगे, है ना, शेक्सपियर का एक नाटक है टेम्पेस्ट, है ना, टेम्पेस्ट पे इंदुमती, है ना, टेम्पेस्ट की छाया इंदुमती पे मानी जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 112 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 कि इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। अब देखिए, जो प्रवासी कहानीकार होगा, प्रवास से आया होगा, वो बड़ा तेज होगा। तेज फार तेजेंद्र, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 113 का विकल्प बी तेजेंद्र शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए
आगे प्रश्न 114 है कि हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, है ना। देखिए बाण और दंडी किसके ध्यान में रहेंगे भैया, देखिए जो गोविंद नारायण की तरह तेज होगा, गोविंद नारायण की तरह होगा, उसके दिमाग में क्या रहेंगे, बिल्कुल बाण और दंडी दोनों रहेंगे। तो प्रश्न 114 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 115 है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी, तो बिल्कुल आपने सही समझ लिया, है ना। प्रश्न 115 की बात करते हैं, विकल्प डी एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है 1901 में। इसे ध्यान में रखिएगा, आधुनिक शोध के अनुसार, है ना, हिंदी की पहली कहानी यही है, एक टोकरी भर मिट्टी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 116 है कि कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं, तो बिल्कुल कहानीकार के रूप में पुरातत्ववेत्ता की बात करते हैं तो प्रश्न 116 का विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। इनकी 3 कहानियां हैं, है ना, ये आपने देखा होगा, सुखमय काटा उसने, सुखमय जीवन काटा उसने, यानी सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन की बात करते हैं 1911 में, काटा बुद्धू का काटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई सब कहानी है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 117 है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या बिल्कुल लगभग कितनी है, विकल्प बी 300 है। कहाँ पर है, मानसरोवर में है ना, और मानसरोवर के कुल 8 भाग हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 118 कौन सी कहानी घटना प्रधान है। अब घटना प्रधान की बात करते हैं प्रश्न 118 में, तो बिल्कुल पंच परमेश्वर जो कहानी है ये घटना, है ना, घटना प्रधान है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न 118 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 119 है कि झबरा किस कहानी का पात्र है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, झबरा, है ना, विकल्प बी फूस की रात का पात्र है। झबरा और हल्कू और मुन्नी 3 प्रमुख पात्र हैं। फूस की रात 1930 में किसने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो झबरा फूस की रात कहानी का पात्र है। प्रश्न 120 है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास में किस युग का चित्रण किया गया है ना, जो इनकी गुंडा कहानी है। तो गुंडा कहानी, तो देखिए गुंडा कौन कहेगा, है ना, ऐसा सब व्यक्ति नहीं कहता, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वाले जब आए थे तो लोग गुंडा कहते थे। दिमाग में से बैठा लीजिएगा, गुंडा ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 121 है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं। अब बात की जाएगी पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर कौन करते थे, तो बिल्कुल यशपाल, है ना, यशपाल करते थे, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 121 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 122 कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निर्गुण अभिव्यक्ति कहानी में हुई है। किस कहानी में कह रहे हैं कि जो राजस्थानी प्रेम है उसकी निर्गुण अभिव्यक्ति की गई है। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं तो बिल्कुल गदल में, गदल को किसने लिखा, रांगे राघव ने लिखा है। इनकी रचनाएं कौन है, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात और पथ का पाप। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 122 का विकल्प ये है ना, जिसमें राजस्थानी प्रवेश के प्रेम की निर्गुण अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, गदल में। आगे प्रश्न संख्या 123 है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि अगर देखा जाए इन विकल्पों में, तो विकल्प ये में है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण करने में जो नई कहानी है इसकी विशेष उपलब्धि है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 123 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 124 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। तो बिल्कुल 124 का विकल्प बी इंदुमती है। इंदुमती की रचना 1900 में हुई थी, किसने किया था, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने किया था। तो इंदु किशोरी है 1900। ठीक है ना, किसने माना पहली कहानी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल 124 का विकल्प बी इंदुमती आप दिमाग में रखिएगा। आगे प्रश्न 125 है कि इनमें से शिव मूर्ति की कहानी है ना। अभी आपने देखा था कि शिव की मूर्ति कहाँ मिली, बोले सर कसाई बाड़े में मिली, इसे ध्यान में रखिएगा। तो शिव की मूर्ति कसाई बाड़े में शिव मूर्ति की कहानी है ना, कसाई बाड़ा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए गलती हुई थी, तो कसाई बाड़ा भी है। और विकल्प ए की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इनकी कहानी कौन सी, भरतनाट्यम भी है ना, त्रिया चरित्रम भी है। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो अकर्मक क्रिया इनकी कहानी नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर देखा जाए शिव मूर्ति की, तो शिव की मूर्ति में भरतनाट्यम
भरतनाट्यम करते हैं। शिव की मूर्ति त्रिया चरित्र दिखता है आपको, और शिव की मूर्ति कहाँ मिली है? कसाईबाड़ा में मिली है। यानी कि ये तीन की तीनों रचनाएं शिव मूर्ति की हैं। लेकिन अकर्मक क्रिया की बात आती है तो अकर्मक क्रिया जो कि कहानी है वो शिव मूर्ति की नहीं है। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 126 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार यह कथन है ना। करें नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका हो सकता है? तो बिल्कुल राजेंद्र यादव का है। कौन का? राजेंद्र यादव का है। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 126 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 127 है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं, है ना। कोठरी की बात, अब कोठरी में बात जो होती है ना वो गुप्त होती, आगे होती, जान नहीं मिलता कौन सी बात हुई है ना। तो बस आगे दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग कोठरी में बैठ कर कुछ बात कर लेते हैं, कोई मंत्रणा कर कोई सलाह कर लेते हैं तो आगे ही रह जाती है। बस दिमाग में रखिएगा कोठरी की बात क्या है? बोले सर आगे है, तो आगे जी द्वारा लिखी गई, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सुखमय जीवन की बात करते हैं तो 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। विकल्प सी की बात करते हैं 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय 1903 में, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 11 वर्ष का समय जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 128 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे बात हम लोग करें प्रश्न संख्या 129 का कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम? तो बिल्कुल दया नारायण निगम, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। कौन? मुंशी दया नारायण निगम ने इनको क्या किया था कि प्रेमचंद की उपाधि दी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में अजायब नाम से क्या करते थे? ये पत्र लिखते थे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 129 का विकल्प ए मुंशी दया नारायण निगम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 130 है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कौन सी, है ना, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद हैं वहीं राजेंद्र यादव हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। ठीक है ना। एक दिन निर्मल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प बी जहाँ लक्ष्मी कैद, ये किसकी? राजेंद्र यादव जी की कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 131 है कि लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद ना था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है ना। 131 की बात कर रहे हैं, किस कहानी का है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। विकल्प डी है गुल्ली डंडा इज राइट आंसर। ठीक है ना, विकल्प डी गुल्ली डंडा कहानी का अंश है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 132 है कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग का नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 132 में अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी जैनेन्द्र कुमार जो हैं ये प्रेमचंद युग के कहानीकार नहीं हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 132 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 133 है कि प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल आपने देखा होगा बाल चित्रण का बहुत अनोखा चित्रण है, किसमें? ईदगाह में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी ईदगाह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे इसको सुमेलित करना है। और आप एक तरफ देख रहे हैं कि प्रमुख आंदोलन है और दूसरी तरफ उसके जो है आप कह सकते हैं कि प्रवर्तक हैं। ठीक है ना। आ कहानी की बात करते हैं तो आ कहानी का, है ना, बिल्कुल आपने देखा था गंगा प्रसाद विकल्प, है ना। तो गंगा प्रसाद की कहानी आ कहानी है, कहीं ना जा सकती है। सक्री बस को बताया सक्रिय हो जा, बस पार, है ना, बिल्कुल राकेश बस। समांतर कमलेश्वर और सचेतन महेप सिंह, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ए का डी और बी का सी, ए का डी बी का सी, ए का डी बी का सी, है ना। तो ए का डी बी का सी यानी कि इसमें देखा जाएगा तो विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 135 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र नहीं हैं, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है होली का उपहार है, मुक्ति मार्ग भी इनका है, बड़े घर की बेटी है,
लेकिन विकल्प डी की बात करें तो देवदासी इनकी कहानी नहीं है, बल्कि देवदासी कहानी जो होता है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 135 का विकल्प डी देवदासी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 136 है कि नीलम देश की राजकन्या किस पिता की रचना है, तो बिल्कुल नीलम देश की राजकन्या की बात करते हैं, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो 1983 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 137 से 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो 11 वर्ष के समय की बात करते हैं। 1903 में लिखी गई कहानी है, किसने लिखा है, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो 11 वर्ष कौन गया था, राम जी गए थे, है ना। तो 11 वर्ष का समय की बात करी जाए तो 1903 में 11 जोड़ देंगे 14 वर्ष हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, रामचंद्र। आगे प्रश्न संख्या 138 है कि इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है। अब सबसे पुरानी कहानी की बात करेंगे कि यानी कि जिसका रचना सबसे पहले हुआ था, तो बिल्कुल कौन है, रानी केती की कहानी है। किसने लिखा है, इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। कहीं कहीं पर इसको 1798 में और कहीं कहीं पे 1803 ईस्वी माना जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 138 का विकल्प ये रानी केती की कहानी सबसे पुरानी कहानी है, इंसा अल्लाह खान ने लिखा है। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 139 से निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृति है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प सी पाजेब कहानी जैनेन्द्र जी की है, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का है, मलबे का मालिक मोहन राकेश का है, हार की जीत सुदर्शन की है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 139 का विकल्प सी पाजेब इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है ना। तो बिल्कुल शैलेश मटियानी जी की बात करें प्रश्न संख्या 140 का, तो विकल्प डी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कहानी किसकी है, शैलेश मटियानी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 140 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 141 है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी किस कहानी का पात्र है, तो देखेंगे कि ये लगभग चौथी पांचवी बार ये प्रश्न आ रहा है। तो झबरा कुत्ता की बात करते हैं। झबरा कुत्ता विकल्प बी पूस की रात का है। हल्कू, झबरा कुत्ता और मुन्नी, ठीक है ना। पूस की रात 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 141 का विकल्प बी पूस की रात इज राइट आंसर। आगे प्रश्न 142 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन के अनुसार देखा जाए 142 प्रश्न को, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सबसे पहले दो बैलों की कथा, अब दो बैलों की कथा 1931 में लिखी गई है। बड़े भाई साहब की बात करते हैं तो बड़े भाई साहब इस समय 34 साल के हैं। कफन 1936 में और क्रिकेट का मैच 36 में हुआ था, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 142 का अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 143 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो बिल्कुल विकल्प ये देखा जाए शरणार्थी। शरणार्थी 48 हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। के परिंदे 60 हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, निर्मल होते हैं। कामरेड 1993 में और डायन 1998 में, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 143 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 144 है कि प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या था, इसे ध्यान में रखिएगा। हामिद की जो दादी थी उनका नाम क्या था, तो विकल्प सी अमीना इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। कहानी है ईदगाह। चलिए आगे प्रश्न 145 है कि बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी कहानी है। बड़े भाई के चरित्र पर आधारित कहानी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं बड़ा भाई, तो बड़े भाई होगा, है ना, टाइटल है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा कि बड़े भाई के चरित्र को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आधार बना करके बड़े भाई कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो प्रश्न संख्या 145 का विकल्प डी बड़े भाई साहब इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 146 है कि प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में थी। जब प्रेमचंद जी तीसरे दौर पे आए थे तो उनकी कहानी किस के अंतर्गत आती थी, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 146 का विकल्प है। उस समय तीसरे दौर में उन्होंने यथार्थवादी कहानी लिखना शुरू कर दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 147 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि उत्कृष्ट माना है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कह रहे कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि उत्कृष्ट माना है गुलेरी जी ने, तो बिल्कुल विकल्प डी को उन्होंने माना है। उसने कहा था जिसे गुलेरी जी ने 1915 में लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। सुखमय जीवन 1911 में लिखा है। बुद्धू का कांटा 1914 में लिखा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 147 का विकल्प डी उसने कहा था इज राइट आंसर।
आगे है प्रश्न संख्या 148 है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है। तो बिल्कुल अगर दलित चेतना की कहानी की बात किया जाएगा तो बिल्कुल विकल्प ये ठाकुर का कुआं इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसमें प्रेमचंद जी ने दलित कहानी की चेतना का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 149 है कि निम्नलिखित पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं। पंक्तियां हैं कि ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का औरत था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक, पशु और खून चूसने वाला जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता। इस किस कहानी से पात्र और कथन है ना, तो बिल्कुल लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 149 को देखेंगे तो बिल्कुल नशा है ना, ध्यान में रखिएगा, प्रेमचंद जी की नशा कहानी से लिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 49 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 150 है कि इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। तो देखिए आकाशदीप की बात करते हैं ना, तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की है ना कहानी, इसे ध्यान में रखिएगा, वो मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। तो प्रश्न संख्या 150 का विकल्प ये आकाशदीप इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 151 है कि घिसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। तो बिल्कुल कफन के हैं, ध्यान में रखिएगा। कफन 1936 में लिखा गया। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। यही घिसू और माधव है जो कि जब बुधिया मर जाती है तो उसके कफन के पैसे की पूड़ी खरीदते हैं और शराब, एक बोतल शराब खरीदते हैं। ठीक है ना, अभी आपने देखा था। तो प्रश्न संख्या 151 का विकल्प ये कफन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 152 है कि चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है। तो देखिए चंद्र और सुधा की बात करते हैं, चंद्र और सुधा, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं है ना। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। कब लिखा है? 1952 में लिखा है। इसमें चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 153 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। अब कौन सा युग्म इसमें संगत है? तो देखिए जिंदगी और जोक की बात करते हैं तो बिल्कुल अमरकांत का है। बंद गली का आखिरी मकान की बात करते हैं धर्मवीर भारती का है। राजा निर्बसिया कमलेश्वर का है, ये सही है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 153 का विकल्प सी सही है ना। बाकी सारे विकल्प जो असंगत हैं। और राजा निर्बसिया की कहानी किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा। कब लिखा? 1957 में लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 153 का विकल्प सी राजा निर्बसिया कमलेश्वर इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 154 है कि कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें अगर कहानी आपको लिखना है तो कहानी लिखते समय किस तत्व की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तो विकल्प ये कह रहे हैं यथासंभव तुक और लय का ध्यान, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बात करें भाषा शैली और प्रस्तुत की मौलिकता होनी चाहिए, अनुभव संवेदनशीलता की प्रमाणिकता होनी चाहिए, बढ़ातक और संवाद होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 154 का विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 155 है निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं। यानी कि निर्मल वर्मा की कहानी इसमें कौन सी है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लंदन की रात बड़ी निर्मल होती है। लंदन की एक रात निर्मल होती है, तो निर्मल फा निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। इनके अलावा परिंदे 1960 में इन्होंने लिखा है। कौवा और काला पानी इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, 1983 में लिखी गई है। जल्दी झाड़ी एक इनकी अन्य कहानी है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 156 है गीत फरोश किसकी कहानी है। अब भैया गीत फरोश, गीत किसके लिए है ना? गीत फरोश करते हैं हम लोग भवानी के लिए है ना। भवानी के लिए गीत परोसते हैं, भवानी के लिए गीत फरोश करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 156 का विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 157 है कि शेखर जोशी के कहानी इनमें से कौन सी है। शेखर जोशी की बात करते हैं तो जोशी कोसी है ना, कोसी का घटवार। शेखर जोशी का जो कहानी है कोसी का घटवार है, इसे ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल 1958 में लिखा गया है, 58 कोस है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 157 का विकल्प ए कोसी का घटवार इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 158 माझी के पुल से कितनी दूर है ना। माझी पुल से कितनी दूर है। माझी का पुल कौन बड़ा है। वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। माझी का पुल है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो माझी का पुल कौन बड़ा है।
बिल्कुल कहाँ पे है, केदारनाथ सिंह। किसकी पंक्ति है, केदारनाथ सिंह। किसकी पंक्ति, केदारनाथ। तो माझी के पुल से कितने दूर है, केदारनाथ, केदारनाथ सिंह है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 159 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो प्रेमचंद की कहानी की बात करेंगे तो बिल्कुल एक तो आपको मिल जाएंगे विकल्प बी वाले पंडित बुधराम मिल जाएंगे, है ना। एक तो पंडित बुधराम मिल जाएंगे और दूसरा आपको अमीना मिल जाएंगी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी और सी जहाँ पर मिल जाए उसको सही कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 159 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 160 है कि जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है। बिल्कुल जा से जाह्नवी, जा से जैनेंद्र, जा से जाह्नवी, जा से जैनेंद्र। तो प्रश्न संख्या 160 का विकल्प डी जैनेंद्र कुमार इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 161 है कि शतरंज की खिलाड़ी रचना किसकी है। तो बिल्कुल शतरंज खिलाड़ी शतरंज खेलते हैं बड़े प्रेम से, प्रेम फार प्रेमचंद जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 161 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 162 है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है ना। अब गणतंत्र में कोई व्यक्ति ठिठुरेगा, कब ठिठुरेगा, है ना। तो बिल्कुल हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई इज राइट आंसर। एक व्यंग्यात्मक रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 163 है कि उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है। तो वापसी की बात हम लोग 20 बार कर चुके हैं, है ना। 1960 में लिखी गई रचना है, उषा प्रेमदा ने लिखा है। और विकल्प सी की बात करें तो कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 164 है कि कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है। तो नई कहानी आंदोलन का हमने आपको एक बताया था कि नई कहानी जो होती है वो बड़ी कमोरा है। कमोरा माने कमाई है। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो कमलेश्वर मिल गए, राजेंद्र यादव मिल गए, मोहन राकेश मिल गए। लेकिन विकल्प सी की बात करते हैं तो मार्कंडेय जो है नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। और प्रश्न संख्या 164 का विकल्प सी मार्कंडेय इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 165 है कि सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। अब सिक्का बदल गया, बिल्कुल, है ना। प्रश्न संख्या 165 का विकल्प बी किसड़ा सोबती इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो किसड़ा सोबती की ये कहानी है 1979 में लिखी गई है और 1980 में इसको बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा। किसड़ा सोबती की एक रचना है जिंदगी नामा, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका विकल्प बी किसड़ा सोबती हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ट्रिक की सहायता से अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।